हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट सब्जेक्ट की थर्ड यूनिट का जो टॉपिक दिया हुआ है हमारा रीजनल इंटीग्रेशन, इसके बारे में यहाँ पर हम डिस्क्राइब करेंगे, जिसे हिंदी में कहा जाता है क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीयकरण। ठीक, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। इसकी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन के साथ इसका एग्जाम्पल और इसके जो ऑब्जेक्टिव है, इन सारी चीज़ों को वन बाय वन करके स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि रीजनल इंटीग्रेशन क्या होता है इसकी डेफिनेशन के साथ में। देखो, सबसे पहले जो इसकी डेफिनेशन दी हुई है, रीजनल इंटीग्रेशन इज अ प्रोसेस इन विच टू और मोर नेबरिंग कंट्रीज agree to reduce or remove trade barrier and cooperate economically, politically और socially to promote mutual growth। देखो, जो रीजनल इंटीग्रेशन है, रीजनल इंटीग्रेशन एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। सबसे पहली बात तो ये आपको पता रहना चाहिए कि जो रीजनल इंटीग्रेशन है ये एक प्रोसेस है जिसमें एक क्षेत्र मतलब जो भी एक रीजन होता होगा, एक क्षेत्र के दो या अधिक देश आपस में जो है व्यापार करते होंगे, मतलब जो भी ट्रेड है, बिजनेस करते होंगे, अर्थव्यवस्था और नीतियों में सहयोग करते हैं। ठीक, ताकि सभी देशों का विकास हो सके, मतलब डेवलपमेंट हो सके। देखो, जो रीजनल इंटीग्रेशन है ये एक प्रोसेस है जिसमें एक ही क्षेत्र के या एक ही एरिया के, एक ही रीजन के दो कंट्री साथ में बिजनेस करती है, इकोनॉमी और नीतियों में सहयोग भी करती है। ठीक है, सहयोग भी करती है ताकि क्या हो सके, ताकि सभी देशों का डेवलपमेंट हो सके, सभी कंट्रीज़ का डेवलपमेंट हो सके। एक ही क्षेत्र में, मतलब जैसे अपना जो एशिया कॉन्टिनेंट है, हम किस कॉन्टिनेंट में रहते हैं? एशिया कॉन्टिनेंट में रहते हैं। तो एशिया कॉन्टिनेंट में जैसे अपना जो इंडिया है, नेपाल है, जो भूटान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, ये जो भी अलग अलग जो कंट्री है, ठीक, एशिया महाद्वीप के कंट्री है, एक ही एरिया की कंट्री है। तो ये जो एक ही महाद्वीप का, एक ही कॉन्टिनेंट की जो दो अलग अलग कंट्री है, ये जब आपस में एक दूसरे के साथ बिजनेस करती है, एक दूसरे के साथ जो इकोनॉमी है, जो पॉलिसीज़ है, इसमें ये हेल्प करती है एक दूसरे की। क्यों करती है? ताकि सभी कंट्री डेवलप करे। तो इसी को कहा जाता है रीजनल इंटीग्रेशन। ठीक, आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल। देखो, एग्जाम्पल में यहाँ लिखा हुआ है, सपोज दैट इंडिया और नेपाल ने एग्रीमेंट किया। ठीक है, इंडिया और नेपाल ने एग्रीमेंट किया। इंडिया और नेपाल किस कॉन्टिनेंट में है? एशिया कॉन्टिनेंट में है। ठीक, मतलब एशिया महाद्वीप में है, दोनों एक ही एरिया की, एक ही महाद्वीप की, कॉन्टिनेंट की कंट्री है। ठीक, दोनों देशों के बीच कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई। कस्टम ड्यूटी मतलब क्या होता है? कस्टम ड्यूटी मतलब होता है जब दो कंट्री एक दूसरे के साथ में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है गुड्स और सर्विस का, उस पर गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है उसे कहा जाता है कस्टम ड्यूटी। ठीक, अब क्या होगा? अब जो इंडियन प्रोडक्ट नेपाल में सस्ते बिकेंगे। क्यों? क्योंकि कस्टम ड्यूटी कम कर दी। किसने? गवर्नमेंट करती है ये सारी चीज़ें। तो जो कस्टम ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया गया। तो अब जो इंडियन प्रोडक्ट है नेपाल में सस्ते बिकेंगे और नेपाल के प्रोडक्ट्स इंडिया में आसानी से आएंगे, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत ईजीली होने लग गया। किस कारण से? रीजनल इंटीग्रेशन के कारण। तो इसी को क्या कहा जाता है? रीजनल इंटीग्रेशन कहा जाता है। ठीक, आगे देखते हैं अब हम इसके ऑब्जेक्टिव कि जो रीजनल इंटीग्रेशन है इसके क्या उद्देश्य हैं। ठीक, ऑब्जेक्टिव ऑफ रीजनल इंटीग्रेशन मतलब क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो इसके उद्देश्य हैं, सारे उद्देश्य को हमने एक फ्लो चार्ट में लिखे हैं। सभी को हम पहले यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से इसके उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव है। सबसे फर्स्ट इसमें प्रमोशन ऑफ ट्रेड, मतलब जो ट्रेड है, जो बिजनेस है, या जो मतलब हिंदी में कहना चाहिए जो व्यापार है, व्यापार को बढ़ावा देना। इकोनॉमिक ग्रोथ करना, मतलब
जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ में भी ये हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि सभी कंट्रीज़ एक दूसरे की हेल्प कर रही है और डेवलपमेंट करना चाहती है। तो जब डेवलपमेंट होगा, सभी कंट्री मिल करके जब काम करेगी तो यहाँ पर इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। ठीक, फिर अगला है हमारा एक्सपेंशन ऑफ मार्केट, मतलब जो मार्केट का साइज़ है, मार्केट का साइज़ बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? जब जैसे इंडिया पहले अपनी ही कंट्री में जो भी है ट्रेड करता रहा होगा, लेकिन अब उसके पास में दूसरी कंट्री में भी ट्रेड करने का ऑप्शन है, तो मार्केट का साइज़ बढ़ा। रीजनल कॉन्ट्रीब्यूशन का ये भी एक उद्देश्य है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है उसमें मतलब जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होती है, कैसे होती है इसको डिटेलिंग देखेंगे। ग्लोबल कॉम्पिटिशन्स में जो है मजबूती आती है। कंपटीशन जैसे सभी कंट्री मिलकर के वर्क करेगी, बिजनेस करेगी, जो भी ट्रेड है वो करेगी, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, कंपटीशन आएगा ही आएगा। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड कोऑपरेशन, ये सारी चीज़ें हमने अभी क्या देखे, यहाँ पर ये है जो रीजनल इंटीग्रेशन है इसके ऑब्जेक्टिव। ठीक, मतलब जो रीजनल इंटीग्रेशन है उसके उद्देश्य हैं। अब हम यहाँ पर सभी पॉइंट को वन बाय वन करके डिटेलिंग में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, तो देखो सबसे फर्स्ट हमारा जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव दिया हुआ था वो क्या था, प्रमोशन ऑफ ट्रेड। ठीक, मतलब जो ट्रेड है, जो व्यापार है, उसको बढ़ावा देना। देखो, कंट्रीज रिड्यूस और एलिमिनेट टैरिफ, कोटा एंड ड्यूटीज अमंग देमसेल्व टू इंक्रीज ट्रेड। देश आपस में जो टैरिफ है, कोटा है, ड्यूटी है, कम या ख़त्म करते हैं ताकि जो बिजनेस है, जो व्यापार है वो बढ़े। ठीक, सबसे पहले यहाँ पर अगर देखो जो ट्रेड है, जो बिजनेस है, अगर इसको बढ़ावा देना है तो जो टैरिफ है, जो कोटा है, ड्यूटी है, इसे ख़त्म करना होगा या फिर कम करना होगा। लेकिन टैरिफ, कोटा और ये ड्यूटी होता क्या है ये भी हमें पता रहना चाहिए। तो देखो जो टैरिफ है, टैरिफ क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर लगाया जाने वाला टैक्स। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर जो टैक्स लगता है उसे कहा जाता है टैरिफ। ठीक, जैसे अभी हाल ही में हमने देखे थे कि जो यूएसए है, ट्रंप ने बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा दिया था इंडिया पर। ठीक है, तो उसको हटाया गया। तो जो टैरिफ है, टैरिफ यहाँ पर जो इंटरनेशनल बिजनेस होता है उस पर भी बहुत इफ़ेक्ट करता है। जितना टैरिफ कम रहेगा उतना ज़्यादा यहाँ पर ट्रेड इंक्रीज होगा, प्रमोशन मिलेगा उसको। ठीक है, देखो जो कोटा है, कोटा क्या होता है, कोटा इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की क्वांटिटी लिमिट होता है। मतलब कोटा एक लिमिट है या एक निर्धारित सीमा है सामान को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का। ठीक, और जो ड्यूटी है, ड्यूटी क्या होता है, गवर्नमेंट के थ्रू गुड्स पर, मतलब सामान पर लगाया गया जो टैक्स है, खासकर कस्टम्स टैक्स। ठीक, ये है ड्यूटी। मतलब देखो टैरिफ क्या हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर लगाया जाने वाला टैक्स हो गया। कोटा क्या हो गया, कोटा एक लिमिट है सामान को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने की। और ड्यूटी क्या है, गवर्नमेंट के थ्रू जो सामान पर लगाया जाने वाला टैक्स है, खासकर जो कस्टम टैक्स लगता है उसे यहाँ पर ड्यूटी कहा जाता है। ठीक, तो फर्स्ट इसमें जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, व्यापार को बढ़ाना, मतलब जो ट्रेड है, जो बिजनेस है, उसको प्रमोट करना या उसका प्रमोशन करना। ठीक, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव रीजनल इंटीग्रेशन का यही है। आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल में यहाँ दिया हुआ है साफ्टा, हमने यहाँ पर पढ़े थे, साफ्टा पढ़े थे, नाफ्टा पढ़े थे, सार्क पढ़े थे, सारी चीज़ों को हमने पढ़े हैं। आगे अब यहाँ एग्जाम्पल में देखते हैं साफ्टा के कारण। साफ्टा क्या होता है, सबसे पहले इसी को समझते हैं। इसका जो फुल फॉर्म है यहाँ नीचे देखो लिखा हुआ है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। ठीक, ये क्या है, एक ट्रेड एग्रीमेंट है। जो साफ्टा है वो क्या है, एक ट्रेड एग्रीमेंट है जिसमें साउथ एशिया की जो कंट्री है, कंट्री आपस में क्या करती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी कम या ख़त्म करने का समझौता किया जाता है, ताकि जो बिजनेस है, जो ट्रेड है, उसको यहाँ पर प्रमोट किया जा सके, प्रमोशन किया जा सके, मतलब व्यापार को बढ़ाया जा सके। ठीक, देखो साफ्टा क्या है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। ये क्या है, एक ट्रेड एग्रीमेंट है जिसमें क्या होता है, जो साउथ एशिया की कंट्री है, साउथ एशिया की कंट्री आपस में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, जो आयात निर्यात जो ड्यूटी लगती है, उसे कम या ख़त्म करने का एक समझौता किया जाता है इसमें, ताकि व्यापार को बढ़ावा मिल सके। लेकिन जो साउथ एशिया है, साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्री है, कौन कौन से इसमें मेंबर है, ये भी देखते हैं। इसमें जो है साउथ एशिया में जो कंट्री आती है, इंडिया,
पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। ये सारी कंट्री आती है साउथ एशिया में। ठीक, साफ्टा हमने समझ ली। अब समझते हैं हम कि साफ्टा के कारण इंडिया बांग्लादेश ट्रेड बढ़ा। मान लेते हैं कि जो इंडिया है और बांग्लादेश है दोनों साथ में यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो साफ्टा के कारण ट्रेड बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी है साफ्टा के कारण यहाँ पर इसे कम किया गया या ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, बढ़ा क्योंकि ड्यूटी कम हुई। यहाँ पर भी देखो लिखा हुआ है। इससे क्या होता है कि जो एक्सपोर्ट है मतलब जो निर्यात है वो भी यहाँ पर इंक्रीज़ होता है, और जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट मतलब जो आयात है, आयात भी यहाँ पर सस्ता होता है। ठीक है, जो एक्सपोर्ट है इंपोर्ट है यहाँ पर सस्ता होता है साफ्टा के कारण। साफ्टा क्या है? एक ट्रेड एग्रीमेंट है जो साउथ एशिया की कंट्री को आपस में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो भी इनकी ड्यूटी लगती है उसे यहाँ पर कम कर दिया जाता है इसके थ्रू, या ख़त्म कर दिया जाता है, जिससे बिजनेस को बढ़ावा मिलता है। ठीक, देखो नेक्स्ट जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? नेक्स्ट इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब यहाँ पर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ को मतलब इंक्रीज करना या इकोनॉमिक ग्रोथ करना। ठीक, देखो ट्रेड बढ़ने से, अगर व्यापार बढ़ेगा तो व्यापार बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ता है, व्यापार बढ़ेगा तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, इनकम और जीडीपी भी बढ़ती है। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। देखो यहाँ नीचे लिखा हुआ भी है, जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी देश में, किसी भी मतलब कंट्री में एक साल के अंदर बने सभी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की टोटल वैल्यू को कहा जाता है। जीडीपी क्या होता है? किसी भी देश में एक साल के अंदर सभी जो भी फाइनल गुड्स है और सर्विसेज की जो भी टोटल वैल्यू होती होगी उसे कहा जाता है जीडीपी। ठीक है, तो ट्रेड बढ़ेगा तो क्या होगा? प्रोडक्शन भी बढ़ता है, इनकम भी बढ़ती है और जीडीपी भी बढ़ती है। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी तो जीडीपी भी बढ़ती है, और जीडीपी भी बढ़ रही है, सारी चीज़ें बढ़ रही है, मतलब जो है इकोनॉमिक ग्रो कर रही है। ठीक, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें किस कारण से पॉसिबल हो पा रही है? रीजनल इंटीग्रेशन के कारण पॉसिबल हो पा रही है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखो जो एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, यूरोपियन यूनियन जिसे शॉर्ट में कहा जाता है EU। सपोज दैट जर्मनी और पोलैंड EU के मतलब जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर है। ठीक, कौन है? जो जर्मनी है और पोलैंड है। जर्मनी की जो मशीनें हैं बहुत ही हाई क्वालिटी की है, जर्मनी में जो मशीनें हैं बहुत हाई क्वालिटी की है, और पोलैंड में जो लेबर है वो बहुत सस्ता है। ठीक, अब यहाँ पर यूरोपियन यूनियन बनने के बाद में क्या होगा? ट्रेड बैरियर हट जाएंगे। ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं इसके बारे में अभी हम यहाँ पर आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, तो देखो ट्रेड बैरियर्स हट गए, जर्मनी ने अपनी मशीन्स पोलैंड में भेजी। ठीक, क्यों? क्योंकि जर्मनी की जो मशीनें हैं बहुत हाई क्वालिटी की है, और पोलैंड में फैक्ट्रीज लगाई गई। क्यों? क्योंकि यहाँ की लेबर सस्ते है। ठीक, लेबर यहाँ पर सस्ता है। तो रिजल्ट क्या निकल करके आता है? रिजल्ट निकल करके आता है कि प्रोडक्शन बढ़ा, मतलब ज़्यादा गुड्स बने, सामान ज़्यादा बना, प्रोडक्शन बढ़ा, जॉब बढ़ी, मतलब लोकल लोगों को काम मिला, जॉब इंक्रीज हुई, जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ गई, जो लोकल लोग थे उनको यहाँ पर काम मिल गया, लोगों की इनकम बढ़ी। ठीक है, इनकम बढ़ी, जब जॉब करेंगे पैसा आएगा, मतलब इनकम बढ़ी। दोनों देशों की जो जीडीपी है, जीडीपी बढ़ी, दोनों कंट्री की जीडीपी बढ़ी, मतलब यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। तो ये रीजनल इंटीग्रेशन का एक ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ में भी ये हेल्प करता है। ठीक, फिर नेक्स्ट है हमारा मार्केट साइज को बढ़ाना, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट। ठीक, देखो व्हेन रीजनल इंटीग्रेशन ऑक्योर अ कंट्रीज कंपनी does not have to limit itself to its one domestic market but gets the opportunity to sell its product in countries throughout the region. This increase the market size. देखो जब रीजनल इंटीग्रेशन होता है, ठीक, जब रीजनल इंटीग्रेशन होता है तो किसी कंट्री की कंपनी को, किसी भी कंट्री की कंपनी को सिर्फ अपने देश मतलब जो डोमेस्टिक मार्केट है, जो घरेलू बाजार है, घरेलू बाजार तक वो सीमित नहीं रहना पड़ता है।
जैसे अपने इंडिया में जैसे कोई कंपनी है तो वो अब रीजनल इंटीग्रेशन है तो यहाँ पर दूसरी कंट्री में भी जा कर के जो है बिजनेस कर सकती है, दूसरी कंट्री के मार्केट में भी वो जा सकता है, सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट तक वो लिमिट नहीं रहेगा। तो यहाँ पर उसी चीज़ को बोला जा रहा है कि रीजनल इंटीग्रेशन अगर होता है तो किसी भी कंट्री की जो कंपनी है, कंपनी को सिर्फ अपने देश मतलब जो डोमेस्टिक मार्केट है, जो घरेलू बाजार है तक सीमित नहीं रहना पड़ता है, बल्कि पूरे रीजन मतलब जो भी उसका एरिया है देश में अपना प्रोडक्ट बेचने का मौका मिलता है। और इसी को जैसे देखो पूरे एशिया में जितनी कंट्री है, पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में जितनी कंट्री है, पूरी कंट्री में यहाँ पर क्या है वो इंटरनेशनल बिजनेस कर सकता है। इंटरनेशनल बिजनेस कर रहा है, दूसरी कंट्री तक जा रहा है, मतलब दूसरी कंट्री के मार्केट तक भी जा रहा है। तो मार्केट का साइज़ बढ़ा ना, पहले सिर्फ इंडिया में ही वो यहाँ पर मतलब कहना चाहिए जो भी है सेल करता था, ठीक, कोई भी कंपनी है जो भी अपने प्रोडक्टों को सिर्फ इंडिया में सेल करती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है रीजनल इंटीग्रेशन के कारण कि दूसरी कंट्री में भी जा कर के वो अपने सामान को सेल कर पा रहे हैं, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, मतलब मार्केट का साइज़ यहाँ पर बढ़ा। किस कारण से बढ़ा? रीजनल इंटीग्रेशन के कारण बढ़ा। तो ये भी क्या है, एक यहाँ पर इसका है जो है ऑब्जेक्टिव है। इसको भी हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, देखो सपोज दैट एक बिस्किट फैक्ट्री है, इंडियन बिस्किट फैक्ट्री, अपने इंडिया की एक बिस्किट फैक्ट्री है। इंटीग्रेशन से पहले, मतलब जब इंटीग्रेशन नहीं था उसके पहले क्या होता था, जो कंपनी थी, ये जो इंडियन बिस्किट कंपनी थी, कंपनी सिर्फ इंडिया में ही बिस्किट्स को बेचती थी, सेल करती थी, ठीक। मार्केट क्या था, मार्केट यहाँ पर सीमित था, लिमिट में था, सेल्स भी कम होती थी। फिर साफ्टा के बाद में इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका में इंपोर्ट ड्यूटी कम या जीरो हो गई। साफ्टा क्या है अभी हमने पढ़े यहाँ पर, तो इसके थ्रू क्या हुआ, यहाँ पर जो इंपोर्ट ड्यूटी थी वो कम या जीरो हो गई, ठीक। अब वही इंडियन बिस्किट फैक्ट्री, कौन सी इंडियन फैक्ट्री, यही इंडियन बिस्किट फैक्ट्री जो यहाँ पर पहले इंटीग्रेशन से पहले हम देख रहे थे। अब देखते हैं हम यहाँ पर साफ्टा के बाद में क्या होता है। बांग्लादेश और नेपाल में भी इंडिया की बिस्किट्स बिकने लग गई, सेल होने लग गई, कस्टमर्स ज़्यादा हो गए, ठीक है। कस्टमर्स ज़्यादा हुए तो सेल बहुत ज़्यादा होने लग गई। जब सेल ज़्यादा हुई तो प्रॉफिट भी बढ़ गया। तो रिजल्ट क्या निकल के आता है, इन सारी चीज़ों से रिजल्ट निकल करके आता है कि मार्केट का साइज़ बढ़ा। पहले जो इंडियन बिस्किट फैक्ट्री थी वो सिर्फ इंडिया में ही अपने बिस्किट्स को सेल करती थी, लेकिन अब यहाँ पर ये बांग्लादेश और नेपाल में भी अपने बिस्किट्स को सेल कर रही है। तो मार्केट का साइज़ बढ़ा, प्रोडक्शन भी बढ़ा, कॉस्ट पर यूनिट कम हुई, ठीक है, कंपनी स्ट्रांग हुई। तो ये सारी चीज़ें किस कारण से पॉसिबल हुई, रीजनल इंटीग्रेशन के कारण पॉसिबल हो पाई, ठीक। फिर है एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना, मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी हम इसको कह सकते हैं। जब रीजनल इंटीग्रेशन होती है, मानते हैं जैसे रीजनल इंटीग्रेशन होता है तब क्या होता है, देशों के बीच में, मतलब जो कंट्री है, कंट्रियों के बीच में ट्रेड बढ़ता है, इंक्रीज होता है, व्यापार बढ़ता है, कंपनीज को बड़ा मार्केट मिलता है। जैसे अभी हमने देखे कि मार्केट का साइज कैसे बढ़ा, डिमांड बढ़ने पर इंडस्ट्रीज एक्सपेंड करती है। इंडस्ट्री एक्सपेंड मीन्स क्या होता है, देखो इंडस्ट्रीज एक्सपेंड का मतलब है कोई इंडस्ट्री अपना प्रोडक्शन बढ़ाती है, कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्शन बढ़ाती है, नई मशीन्स लगाती है, नई फैक्ट्री ब्रांचेस खोलती है और ज़्यादा वर्कर्स रखती है। मतलब यहाँ पर एक लाइन में अगर हम इसे बोले कि इंडस्ट्रीज एक्सपेंड क्या होता है, तो इंडस्ट्री का फैलाव करना, इंडस्ट्रीज को फैलाना, ठीक, इसी को कहा जाता है इंडस्ट्रीज एक्सपेंड। नई फैक्ट्रीज और यूनिट्स लगती है, इसका सीधा असर यह होता है कि जॉब बढ़ती है। मतलब एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ रहा है, देखो रीजनल इंटीग्रेशन हो रहा है, देशों के बीच में जो कंट्री है, कंट्रियों के बीच में बिजनेस हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, कंपनीज को बड़ा मार्केट मिल रहा है, बड़ा मार्केट मिल रहा है तो डिमांड भी बढ़ेगी। जब यहाँ पर मार्केट बड़ा हो रहा है तो डिमांड भी बढ़ेगी ना। इंडस्ट्रीज एक्सपेंड करती है, इंडस्ट्री जो है अपने आप का फैलाव करेगी, नई फैक्ट्रीज बनेगी, यूनिट्स लगेगी, तो अब वहाँ पर काम करने के लिए लोग भी तो चाहिए ना। जब लोग वहाँ पर काम करेंगे, मतलब एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिला, तो इस तरीके से रीजनल इंटीग्रेशन के कारण जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लोगों को मिल रही है, ठीक। देखो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, गवर्नमेंट इंडस्ट्री
जो गारमेंट इंडस्ट्री है, गारमेंट इंडस्ट्री इंडिया बांग्लादेश, वही साफ्टा की बात आ गई। फिर यहाँ पर सपोज दैट साफ्टा के कारण गारमेंट पर इंपोर्ट ड्यूटी कम हो गई, इंडियन गारमेंट की डिमांड बांग्लादेश और श्रीलंका में भी बढ़ गई। जब इंपोर्ट ड्यूटी कम हो जाएगी तो दूसरी कंट्री में भी डिमांड बढ़ जाएगी, तो जो इंडिया के गारमेंट्स हैं उनकी जो डिमांड है वो बांग्लादेश और श्रीलंका में भी होने लग गई। तो इंडस्ट्री क्या करेगी, प्रोडक्शन बढ़ाएगी। जब डिमांड बढ़ रही है तो प्रोडक्शन तो ज़्यादा करना पड़ेगा ना, नई फैक्ट्रीज खोलेंगे, ठीक है, ज़्यादा टॉयलर और मशीन्स ऑपरेशंस पैकर्स रखेगी, ठीक है, ज़्यादा मशीन्स यूज़ करेगी, ज़्यादा इक्विपमेंट्स यूज़ करेगी, ज़्यादा लेबर यूज़ करेगी। तो इससे रिजल्ट क्या निकल करके आता है, यहाँ पर 1000 पीपल्स को जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती, मतलब हज़ारों लोगों को नौकरी मिल रही है, वर्कर्स की इनकम बढ़ रही है, ठीक, वर्कर्स की इनकम बढ़ रही है, लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार हो रहा है। जब इनकम बढ़ेगी तो लिविंग स्टैंडर्ड में, मतलब जो जीवन जीने का जो तरीका है उसमें भी स्टैंडर्ड आएगा, उसमें भी सुधार आएगा, कंट्री की जीडीपी भी बढ़ती है, ठीक। तो इन सारी चीज़ों के थ्रू क्या हो रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले जो ट्रेड है, मतलब जो बिजनेस है वो बढ़ा, डिमांड बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा, फैक्ट्रीज बढ़ी, और फैक्ट्रीज बढ़ी तो लोगों को जॉब पर वहाँ रखा गया, मतलब जॉब भी बढ़ी। तो इस तरीके से जो रीजनल इंटीग्रेशन है उसके कारण यहाँ पर जॉब की अपॉर्चुनिटी लोगों को प्रोवाइड हो रही है, ठीक। फिर नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेंथ इन ग्लोबल कंपटीशन, मतलब जो ग्लोबल कंपटीशन में मजबूती। अ सिंगल कंट्री इज वीक बट इफ मेनी कंट्रीज कम टुगेदर एंड फ्रॉम अ ग्रुप दे बिकम स्ट्रॉन्ग। अकेला देश कमज़ोर होता है, चाहे अकेला देश हो या अकेला इंसान हो, हमेशा वो कमज़ोर ही रहता है, ठीक। अकेला देश कमज़ोर होता है, लेकिन कई देश मिलकर ग्रुप बनाते हैं तो वे स्ट्रांग हो जाते हैं, ठीक है। जैसे एक सिंगल कंट्री जो है वो अकेले क्या है, वीक है, कमज़ोर है, लेकिन जब यहाँ पर कंट्रीज़ अपना ग्रुप बनाती है तो वो स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे जो साफ्टा है, साफ्टा साउथ एशियन कंट्रीज़ अगर मिल करके ट्रेड करें तो जो इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका, मिल करके जो चाइना है, चाइना ये दूसरे कॉन्टिनेंट में है, ठीक है। चाइना जैसे जो बड़े देश हैं बेहतर कंपटीशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये भी एशिया कॉन्टिनेंट में लगा हुआ है चाइना अपना, लेकिन जो साफ्टा है, साफ्टा में क्या होता है कि जो साउथ एशिया की जो कंट्री है, साउथ एशिया की कंट्री अगर मिल करके, जैसे इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका, मिल करके चाइना जैसे जो बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश है ये, रूस सबसे बड़ा है, उसके बाद में चीन है, ठीक है। तो जो चाइना सबसे बड़ा देश है, इससे ये बेहतर कंपटीशन कर सकते हैं। अकेला देश कमज़ोर है और मिल करके ये क्या हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं। तो जो रीजनल इंटीग्रेशन है, रीजनल इंटीग्रेशन क्या कर रहा है, ग्लोबल कंपटीशन में मजबूती लेकर के आ रहा है। फिर है अगला हमारा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड कॉपरेशंस, ठीक। देखो, जो कंट्रीज हैंडल्ड इकोनॉमी प्रॉब्लम, इन्फ्लेक्शन, रिसेशन टुगेदर, देश मिल करके जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बोलने से जो इन्फ्लेक्शन है, रिसेशन है, उसको हैंडल करते हैं, ठीक। अब ये इन्फ्लेक्शन क्या होता है, जब महंगाई बढ़ती है और चीज़ों की कीमतें लगातार बढ़ती जाती है। जैसे कि मान लो कोई भी चीज़ पहले जो 50 रुपये में मिलती थी, महंगाई बढ़ गई, अब कोई भी मान लेते हैं कि कोई भी एक पेन, ठीक है, एक पेन मान लेते हैं कि कोई भी जैसे एक पेन है, ये पेन पहले 50 रुपये में मिलती थी, ठीक है। अब जैसे मेरे हाथ में जो पेन है, मान लेते हैं सपोज दैट कि ये पहले 50 रुपये में मिलती थी, अब महंगाई बढ़ गई, अब ये पेन यहाँ पर 100 रुपये में मिल रही है, तो ये क्या है, इन्फ्लेक्शन है, ठीक। और रिसेशन क्या है, मतलब इसे हिंदी में कहते हैं मंदी। जब अर्थव्यवस्था धीमी हो जाती है, मतलब जब इकोनॉमी यहाँ धीरे हो जाती है और प्रोडक्शन कम होता है और नौकरियाँ भी घटने लगती है, मतलब मंदी आ जाना, ठीक। तो इसी को कहा जाता है रिसेशन, ठीक। तो जो रीजनल इंटीग्रेशन है, रीजनल इंटीग्रेशन क्या कर रहा है, रीजनल इंटीग्रेशन का उद्देश्य यही है कि देश मिल करके, जो कंट्रीज मिल करके जो इकोनॉमी प्रॉब्लम है उनको हैंडल करें। सभी कंट्री मिल करके इकोनॉमी प्रॉब्लम को हैंडल इजीली कर सकती है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा हुआ है,
यूरोपियन यूनियन कंट्रीज क्राइसिस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक। जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज है वे देश हैं जो यूरोपियन यूनियन, जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, EU कहा जाता है, के मेंबर हैं। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज कौन कौन सी है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, स्पेन है, ठीक है। फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, स्पेन है, और भी बहुत सारी कंट्री है जो यूरोपियन यूनियन में इंक्लूड है। तो यहाँ पर जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज वे देश हैं जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं और आपस में ट्रेड, इकोनॉमी और पॉलिसी में कोऑपरेशन करते हैं, सहयोग करते हैं। जैसे अपने एक फैमिली में होता है कि फैमिली मेंबर एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम को जल्दी से वो सॉल्व कर लेते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को वो इजीली हैंडल कर लेते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर रीजनल इंटीग्रेशन में भी बताया गया है कि जब कंट्रीज मिल करके आपस में इकोनॉमिक जो भी यहाँ पर क्राइसिस होते हैं उनको आपस में मिल करके वो हैंडल कर लेते हैं, ठीक। देखो हमने जो भी यहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव दिए हुए थे, सारे ऑब्जेक्टिव को हमने 1 बाय 1 करके इजीली इसको यहाँ पर समझ लिए एग्जाम्पल के साथ में। जैसे सबसे फर्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि व्यापार को बढ़ावा देना, फिर था इकोनॉमिक ग्रोथ करने में हेल्प करना, मार्केट साइज को बढ़ाना, और यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, ग्लोबल कंपटीशन में मजबूती मतलब ग्लोबल कंपटीशन में बने रहना, और जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है और कॉपरेशन में हेल्प करना। सभी कंट्रीज मिल करके जब यहाँ पर एक दूसरे का हेल्प करेगी तो किसी भी प्रॉब्लम को ईजिली वो सॉल्यूशन कर सकती है। तो यहाँ पर आज का हमारा जो टॉपिक था यहीं पर होता है एंड। तो आज का हमारा टॉपिक क्या था, रीजनल इंटीग्रेशन था। इसमें हमने यहाँ पर इसकी जो डेफिनेशन थी, एग्जाम्पल था, और साथ में हमने यहाँ पर जो इसके ऑब्जेक्टिव थे, सारी चीज़ों को 1 बाय 1 करके डिस्कस किया। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।